हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन क्लास 9 के बाद क्लास 9 जो हमारे फिजिक्स में आता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, जिसमें हम लोग बात करेंगे फोर्स के बारे में, फोर्स क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स क्या क्या कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद जब हम ये बात करेंगे तो फोर्स के टाइप को कैसे भूल जाएंगे, फोर्स का टाइप का भी बात करेंगे, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। और इन सब को पढ़ते हुए हम लोग चैप्टर को खत्म कर देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लास्ट टॉपिक हमारा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसके साथ हम लोग चैप्टर को क्या कर लेंगे, फिनिश कर देंगे। और चैप्टर को फिनिश करने से पहले हम लोग जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है न्यूटन, उनको कैसे भूल जाएंगे। तो न्यूटन की हम बात करेंगे कहाँ से, न्यूटन की हम बात करेंगे लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन की जब लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे तो हम तो जानते हैं उनका 3 लॉ है। पहला लॉ न्यूटन का फर्स्ट लॉ को जब हम बात करेंगे, लेकिन सेकेंड लॉ को समझने से पहले हम लोग बात कर लेंगे किसकी, मास और मास के बारे में, इनर्शिया के बारे में, मोमेंटम, ये भी बात करेंगे मास और इनर्शिया कैसे रिलेटेड है। और जब मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम से मास को रिलेट करना कैसे भूलेंगे। जब मोमेंटम को मास से अगर हम रिलेट करेंगे तो उसके बाद हम लोग मोमेंटम निकालेंगे किसका, अगर कोई बॉडी जब रेस्ट में है, तो जब बॉडी रेस्ट में है तो उसका क्या मोमेंटम होगा। उसके बाद हम लोग मोमेंटम का यूनिट, जो कि सबसे बहुत ही जरूरी चीज है, मोमेंटम का यूनिट निकालना हम लोग नहीं भूल सकते, उसका भी डिस्कशन करेंगे। क्यों न्यूमेरिकल बनाएंगे और उसमें यूनिट ही हम लोग ना दे तो कैसा न्यूमेरिकल होगा, बनेगा क्या, नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, वो क्वेश्चन हमारा सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ हम पढ़ेंगे, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ दिए थे, उसको प्रूव कब किए थे, सेकेंड लॉ में। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी तो हम लोगों को प्रूव करना है, और सेकेंड लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स का डेफिनेशन मिलता है, मतलब फोर्स का डाटा मिलता है कि फोर्स हमारा क्या होता है। तो हम लोग न्यूटन का जब सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग फोर्स निकालना भी सीखेंगे और क्या, फर्स्ट लॉ को प्रूव करना भी सीखेंगे। उसके बाद न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे और उसके साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ के चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, फोर्स क्या है। हम लोग जानते हैं फोर्स क्या है, फोर्स एक एबिलिटी है हम लोगों के द्वारा, अगर हम लोग किसी काम को कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे, या तो पुश करेंगे, पुल करेंगे, नहीं तो किक करेंगे। मान लीजिए हम लोग दरवाजा बंद करते तो कैसे करते हैं, पुश करके, और खोलते तो कैसे, पुल करके, है ना। ड्रॉअर भी हम लोग खोलते हैं तो क्या करते हैं, ड्रॉअर को पुश करते हैं, ड्रॉअर खोलते हैं तो उसको क्या करते हैं, पुल करते हैं, है ना। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोई मान लीजिए बॉल रखा हुआ रहता है कोई प्लेग्राउंड में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजते हैं, किक करके, है ना। तो ये सब जो एबिलिटी होती है ना जो करने की, उसी को हम बोलते हैं फोर्स। ठीक है, मतलब पुश पुल जो एक्टिविटी हो गई जिसके द्वारा हम लोग कर रहे हैं, वही हो गया हमारा फोर्स। उसके बाद इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है भैया, मतलब फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहला काम, फोर्स क्या कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, क्या हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो फोर्स उसको रोक सकता है। क्या कर सकता है, फोर्स उसको रोक सकता है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो फोर्स उसको क्या करेगा, मूव कर देगा, फोर्स उसको मूव कर देगा। जैसे अगर कोई बॉल रखा हुआ है कहीं एक जगह पर, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अगर हल्का सा पुश कर देंगे तो वो लुढ़कने लगेगा दूसरी जगह। तो फोर्स वहां पर क्या कर रहा है, रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा है, जो रेस्ट में है ऑब्जेक्ट उसको मोशन दे रहा है ना। उसके बाद क्या करता है फोर्स, कि कोई ऑब्जेक्ट है वो पहले से ही मोशन में है, उसका डायरेक्शन वो चेंज कर देगा। कौन चेंज करेगा, फोर्स चेंज करेगा। कैसे, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टीयरिंग हम लोग पकड़ के रखते हैं ना, साइकिल का हैंडल, उस पे हम लोग फोर्स देते हैं और उसको एक डायरेक्शन में टर्न करते हैं, तो हमारा साइकिल भी उसी डायरेक्शन में क्या होता है, टर्न हो जाता है। तो ये क्या है, फोर्स हमारा डायरेक्शन ही तो चेंज कर रहा है ना। और अगर दूसरा एग्जांपल दे तो कार का भी सेम सिचुएशन है। उसके उसके अलावा हम लोग क्या दे सकते हैं, जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो कोई प्लेयर उधर से बॉल फेंकता है, क्या करता है, कोई प्लेयर उधर से बॉल फेंकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पैर से उसे रोकते हैं और उसे एक एंगल पे डाइवर्ट कर देते हैं, ताकि प्लेयर, वो जो बॉल आ रहा है ना, वो दूसरे प्लेयर के पास चला जाए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, देखते हैं कि फोर्स जो है कोई ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। उसके बाद फोर्स क्या कुछ और भी कर सकता है, तो हाँ कर सकता है। क्या कर सकता है, अगर कोई मान लीजिए आपका साइकिल है, साइकिल आप ढलान पे चला रहे हो, उस पे आप पेंडल मारते हो, तो उसका स्पीड और बढ़ता है कि नहीं साइकिल, यानी कि फोर्स क्या करता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से कुछ स्पीड से चल रहा है तो उसके वेलोसिटी को वो और इंक्रीज कर सकता है।
किसके, जो ऑब्जेक्ट पहले से वेलोसिटी में, उसके वेलोसिटी को वो स्पीड भी कर सकता है और घटा भी सकता है, मतलब उसके वेलोसिटी को बढ़ाएगा भी और घटाएगा भी। कौन? फोर्स। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स भी हो गया, इंट्रोडक्शन भी हो गया, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। जब बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स की बात करेंगे तो हमने क्या बोला था, यहाँ पर हम आपको दो चीजों के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? पहला हम बताएंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। किसके बारे में बताएंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स। और दूसरा हम बताएंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, आप लोग बताओगे क्या? कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दो कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि नाम से ही हमारा इसके बारे में पता चलता है। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है संपर्क। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है संपर्क। अगर हम किसी फोर्स के संपर्क में आकर के, मतलब मान लीजिए हम क्या करें, इस बोर्ड पे हम फोर्स देंगे और इसके संपर्क में आकर के हम इसको फोर्स दिए। कैसा फोर्स दिए? पुश वाला फोर्स दे रहे हैं इसको। अगर हम इसको पुश कर रहे हैं वाल के अंदर, तो हम इसके संपर्क में आ रहे हैं ना। तो जब संपर्क में आ रहे हैं यानी कि इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो इस तरह का फोर्स जो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने के बाद उसको दिया जा सकता है, उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। बात समझ में आई? इसी तरह से नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है? ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है बिना उसके कांटेक्ट में आए हुए ही हम उसको फोर्स दे डाले, उसको क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताए, कांटेक्ट फोर्स में हमारा हो गया क्या? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब जितना भी फोर्स हम लोग किससे देंगे, मसल वगैरह अपने शरीर से देंगे, वो क्या हो गया? मस्कुलर फोर्स। वो सारे के सारे होंगे कांटेक्ट फोर्स। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा फोर्स मेरा हो जाएगा, जैसे साइकिल का हम लोग ब्रेक डालते हैं, साइकिल का ब्रेक डालते हैं तो वो क्या क्रिएट करता है? फ्रिक्शन। जब हम लोग साइकिल का ब्रेक देते हैं तो वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है, तो वो भी क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। यानी कि फ्रिक्शन भी हमारा क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या आ जाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमारा हो जाएगा क्या? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जैसे न्यूटन के, जैसे हम लोग क्या जानते हैं, न्यूटन के बगल में एक सेव गिरा था, है ना। तो जो सेव गिरा था, क्या न्यूटन उसको ऊपर चढ़ के पेड़ से तोड़ के नीचे गिराए थे? नहीं ना, वो वहां से अपने आप टूटा और नीचे गिर गया। वहां पर न्यूटन ऑब्जेक्ट को तो टच करने नहीं गए, ऑब्जेक्ट से वो अपने आप नीचे गिरता है। हम अगर इस मार्कर को छोड़ दे तो ये अपने आप नीचे गिर जाएगा, यहाँ पर हम कोई कांटेक्ट नहीं करे। तो उस तरह से ग्रेविटेशन कौन सा फोर्स हो गया? नॉन कांटेक्ट फोर्स। और दूसरा क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी हम क्या करते, एक चुंबक को दूसरे के पास ले जाते, दूसरे चुंबक को हम टच नहीं करते, वो अपने आप अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इस एक हो गया कांटेक्ट फोर्स, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स, यहां पर इतना ही। अब उसके बाद हम बात करेंगे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। जब हम बैलेंस फोर्स की बात करेंगे ना, तो उसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बैलेंस फोर्स हो या अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, और वो कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट होता है? तो वो इंपॉर्टेंट होता है नेट फोर्स। कौन सा वर्ड? नेट फोर्स। अब ये नेट फोर्स क्या होता है, पहले ये जान लीजिए कि बैलेंस फोर्स जो है ना, उसमें नेट फोर्स जो है वो मेरा 0 होता है, और अनबैलेंस फोर्स में मेरा क्या होता है? नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 होता है। समझ में आई बात? अब ये नेट फोर्स क्या चीज है, ये मेरा नेट फोर्स क्या चीज है? तो नेट फोर्स मेरा होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस पे जितना भी फोर्स काम कर रहा है, चाहे इस डायरेक्शन से हो, इस डायरेक्शन से हो, इस डायरेक्शन से हो, या बॉटम से हो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से हो, किसी भी डायरेक्शन से हो, सारा फोर्स का जो सम होता है ना, उसी को हम बोलते हैं नेट फोर्स। ठीक है, तो अब सवाल यहाँ पर ये उठेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे मान लीजिए हम फोर्स लगा रहे हैं दो यूनिट का, या फिर फोर्स का जो यूनिट होता है क्या होता है? न्यूटन। 2 न्यूटन का फोर्स हम लगाए, मान लीजिए हमारा कोई और दोस्त है वो लगाए 4 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, कोई और दोस्त लगाए, वो लगाए 6 न्यूटन का फोर्स। तो हमारा टोटल फोर्स जो हो जाएगा 6 + 4 10 और 2 मेरा 12 हो जाएगा ना। तो हमारा टोटल फोर्स 12 हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए इधर से लगा मेरा 12 न्यूटन का फोर्स, कोई एक दोस्त लगाया, इधर से लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, हम लगाए कितना? 6 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? इधर भी एक दे ही दे रहे हैं, ये क्यों बाकी रहेगा?
तो इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इधर का 12 न्यूटन, इधर का 6 न्यूटन, 12 6 18, 10 28 और 8 36 न्यूटन। टोटल फोर्स इस पे 36 न्यूटन का लग रहा है ना। लेकिन जब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जितना फोर्स लगा रहे हैं क्या हो रहा है, वो सब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो नेट फोर्स मेरा जीरो कैसे आ रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है, यहाँ पर गड़बड़ ये है कि हम लोग यहाँ पर जो ऐड कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, अगर मान लीजिए इसका डायरेक्शन इधर है ना, इसका डायरेक्शन किधर है, इधर, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो हम एक फोर्स को क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और दूसरे फोर्स को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो यहाँ पर हम बड़े वाले को क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, यानी कि 12 को प्लस ले लिया, और ये क्या हुआ, ये माइनस में हुआ। यानी कि मेरा ऐसे इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरा टोटल फोर्स कितना हुआ, 12 माइनस 6, यानी कि 6 न्यूटन का फोर्स। अब ऐसे मेरा फोर्स क्या होगा, ये ऊपर वाले को हम प्लस ले लिए और नीचे वाले को माइनस ले लिए, यानी 10 माइनस 8, 2 न्यूटन का मेरा हो गया क्या, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स है ना, यानी ये 6 न्यूटन, 6 न्यूटन से ये इधर जाएगा और 2 न्यूटन से ये डाउन में जाएगा, ये ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहे हैं, 6 न्यूटन से ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, और 2 न्यूटन से क्या होगा, नीचे जाएगा। यानी कि ये मेरा हो गया नेट फोर्स, इसमें जीरो नहीं है, नेट फोर्स मेरा जीरो नहीं है, तो ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। बात समझिएगा ध्यान से। और नेट फोर्स मेरा जीरो कब होगा, अगर इधर 6 न्यूटन है ना, तो इधर भी 6 न्यूटन है, नीचे से 8 न्यूटन दे रहे हैं ना, तो ऊपर से भी 8 न्यूटन दे रहे हैं। देखिए क्या हुआ, ये 6 न्यूटन, ये 6 न्यूटन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। ये 8 न्यूटन, ये 8 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। यानी कि यहां पर मेरा नेट फोर्स क्या आया, जीरो, और ये भी जीरो, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो यहां पर मेरा नेट फोर्स जीरो हो गया। तो ये मेरा क्या हुआ, बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स में हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे रहता है, बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे रहेगा, रेस्ट पोजीशन में रहेगा, है ना। और अनबैलेंस फोर्स में मेरा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में रहेगा। बात समझ में आई, ये बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स भी हो गया। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं दलदल का, ठीक है, जो दलदल होती है, कीचड़ होती है, उसमें कहीं कहीं पे दलदल होता है ना, कि उसमें एक व्यक्ति जो है अंदर जाते जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर खड़े, तो हम लोग खड़े हैं क्योंकि हमारा जितना वेट है, मास इनटू ग्रेविटेशन, उतना वेट हम लोग धरती पे दे रहे हैं, और धरती रिजल्ट हम लोगों को उतना ही ऊपर की ओर धकेल रही, इसलिए हम लोग धरती पे क्या है, खड़े। अगर धरती हम लोग ऊपर की ओर नहीं ना धकेलती, तो हम लोग धरती में गड्ढा करके अंदर चले जाते और लास्ट में धरती के अंदर ही समा जाते। ठीक है, अगर इसी तरह से होता है कुछ किसमें, कीचड़ में, दलदल में। जब हम लोग दलदल में जाते हैं, जैसे एक दलदल होता है जिसमें बड़ा बड़ा हाथी भी उसमें चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि उसका जो जितना मास और ग्रेविटेशन का प्रोडक्ट होता है ना, वो तो अपना वेट देता है उस दलदल में, उतना उस ऑब्जेक्ट का वेट तो उतना दलदल में लगेगा, लेकिन दलदल से रिप्लाई रिजल्टेंट फोर्स उतना नहीं मिल पाता है जो कि उस ऑब्जेक्ट को ऊपर खींच सके। इसलिए वो क्या होगा, हाथी जो है दलदल में नीचे चला जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग भी चले जाएंगे। बात समझ में आई। अब हम लोग आगे आते हैं लॉ ऑफ मोशन की। तो जब लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट को हम लोग नहीं भूल सकते, किनको, गैलीलियो गैलीली। वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो तब तक नहीं मूव करेगा जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स काम ना करे। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स काम ना करे, कहने का मतलब है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स जीरो कर दे, तो वो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, तो वो हमेशा मूव करते रहेगा, और अगर वो रुका हुआ है ना, तो वो हमेशा रुका रहेगा। लेकिन जनरल लाइफ में हम क्या देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पे केवल एक तरह का फोर्स नहीं लगता है, कई तरह के फोर्स लगते हैं। जैसे एक फोर्स लगता है हमारा ग्रेविटेशन, जो उसको नीचे की ओर खींचता है। दूसरा फोर्स लगता है फ्रिक्शन, जो ऑब्जेक्ट को उसके कांटेक्ट में रख के आगे नहीं बढ़ने देता है ना। और तीसरा फोर्स जैसे फ्रिक्शन ड्यू टू एयर भी तो लगता है,
फ्रिक्शन ड्यू टू एयर में लगता है। मान लीजिए आप जमीन का फ्रिक्शन को कम कर दीजिएगा, एयर में आप एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपका ग्राउंड फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, लेकिन वहां पर ग्रेविटेशन तो लग रहा है ना, जो उसको नीचे की ओर खींच रहा है। मान लीजिए उसको भी आपने काउंटर कर दिया किसी तरह से, ठीक है, तो अब आपको वहां पर क्या मिल रहा है, एरोप्लेन में आपको मिल रहा है फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। एयर का तो फ्रिक्शन मिल रहा है ना, यानी कि वहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं है। कोई भी केस ऐसा नहीं है जहां पर नेट फोर्स जीरो हो, ठीक है। तो इसी चीज को स्टडी करने के बाद न्यूटन आए थे, इसी चीज को स्टडी करने के बाद कौन आए थे, न्यूटन आए थे, और उन्होंने अपना सबसे पहला लॉ दिया था मोशन का। उन्होंने सबसे पहला लॉ दिया था, उन्होंने क्या लॉ दिया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स ना दे। क्या ना दे, एक्सटर्नल फोर्स ना दे। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे ना तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा। अगर वो मूव कर रहा है यानी मोशन में है तो वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स ना दे। एक्सटर्नल फोर्स करने का क्या मतलब है कि बाहर से हम उसको किसी तरह का फोर्स दे रहे हैं। बात समझ में आई? यानी कि ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है ना तो वो रुका हुआ रहेगा, अगर हम उसको एक फोर्स नहीं दे रहे हैं मूव करने के लिए। अगर वो मूव कर रहा है तो वो रुकेगा नहीं जब तक हम उसको एक फोर्स दे रहे हैं रुकने के लिए, ठीक है। तो ये बात सही भी है। अगर मान लीजिए साइकिल में फ्रिक्शन नहीं लगे, हम लोग ब्रेक नहीं मारे, तो वो साइकिल तो तब तक दुगड़ती ही रहती है ना, क्योंकि अगर वो रोड के कांटेक्ट में रहती है, रोड उस पर क्या लगाता है, फ्रिक्शन लगाता है, इसलिए तो वो रुकता है। अगर फ्रिक्शन उस पर नहीं लगता तो साइकिल क्या होता, चलते जाता, ठीक है। उसके बाद ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ जानने से पहले हम बोले थे मास और इनर्शिया के बीच का रिलेशन बताना है। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया एबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। इनर्शिया क्या होती है, एक एबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिससे वह अपना स्टेट क्या करता है, चेंज करता है, जिससे वह अपना स्टेट चेंज करता है। कौन चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करेगा तो वो क्या कहलाएगा, इनर्शिया। जैसे कहने का मतलब है, अगर ये मार्कर को हम यहाँ पर रखें और ये रुका हुआ है, मतलब ये रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट से ये किस में चला गया, मोशन में चला गया, तो ये जिस प्रॉपर्टी से जाएगा उसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया जो है ना वो मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। कैसे, देखिए, अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट है यानी कि जिसका मास ज्यादा है, जैसे हाथी को मूव करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। हाथी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, अगर हाथी का वेट कम रहता है ना तो उसका इनर्शिया भी कम रहेगा। बात समझ में आई? यानी कि एक चींटी का जो इनर्शिया है ना वो कम होगा और हाथी का इनर्शिया ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो मास पे डिपेंड करता है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगा और मास घटेगा तो इनर्शिया घटेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम कुछ नहीं होता है, मोमेंटम हम बोलते हैं पावर ऑफ फोर्स का। पावर ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, ठीक है। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, इसको हम लोग तो पहली बार P से डिनोट करते हैं और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम और मास कैसे रिलेटिव है, तो मोमेंटम और मास आप लोग देख सकते हो कैसे रिलेटिव है। मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, यानी अगर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा और मास घटेगा तो मोमेंटम घटेगा, ठीक है। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में, उसका मोमेंटम क्या होगा। हम लोग ये सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं ना, अब ये वाला पढ़ रहे हैं। अब ये देखिए, मोमेंटम, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो हम क्या जानते हैं, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है ना मास इनटू वेलोसिटी। अब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, एट रेस्ट, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो होगा ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में यानी कि वो रुका हुआ है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो मेरा मोमेंटम क्या होगा, मान लीजिए उसका मास कुछ भी है m, उसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जीरो। यानी कि मोमेंटम मेरा क्या होगा, जीरो। कब, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो।
ठीक है। उसके बाद यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? तो मोमेंटम हम क्या जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यानी केजी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकेंड से तो हमको क्या मिलेगा, मोमेंटम का यूनिट, मोमेंटम का यूनिट जो कि होगा मेरा केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, मोमेंटम का यूनिट, यहां पर लिख दे रहे यूनिट। ठीक है, उसके बाद आया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? तो न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है ना वो बोलता है चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। कैसे, देखिए हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे और यहीं से हम लोगों को मिलता है क्या, फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, उसके पहले हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग बात कर रहे थे। न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग क्या जानते हैं, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम होता है ना, फाइनल मोमेंटम हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के। ठीक है, अब यहाँ पर रेट कहने से मतलब है कि हम इसको किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में लेंगे। तो मान लीजिए हमारा इनिशियल मोमेंटम मेरा क्या होगा, मास कोई भी ऑब्जेक्ट का होगा m, उसका इनिशियल वेलोसिटी से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरा होगा इनिशियल मोमेंटम। सॉरी, हम यहाँ पर उल्टा लिख दिए, क्या होगा यहाँ पर, फाइनल मोमेंटम, क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ना, इनिशियल मोमेंटम। तो यहां पर हम मास तो लिए m क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास कभी भी चेंज नहीं होता है, और यहाँ पर फाइनल मोमेंटम मेरा क्या होगा, हम अगर किसी ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी जो कि v होता है, अगर उससे हम किसी ऑब्जेक्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो मेरा क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। क्यों, क्योंकि हम फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मास तो हमारा कभी चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम मेरा क्या हो जाएगा, mu, इनिशियल मोमेंटम हो गया मेरा mu क्योंकि हम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, और इसको हम किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, टाइम t के रेस्पेक्ट में, ये मेरा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फोर्स के। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोनों जगह से क्या कॉमन ले लिए, m कॉमन ले लिए, तो मेरा यहाँ पर हुआ v माइनस यू बाय टी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, f के। ठीक है, हम क्या जानते हैं, v माइनस यू बाय टी मेरा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं k, यानी कि k mm हमारा क्या हो गया, फोर्स। ठीक है, अब उसके बाद बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको पता चला कि ये k का वैल्यू जो है ना 1 है, k का वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि फोर्स हमारा क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। यहां से हमें पता चलता है फोर्स के बारे में, कहां से, न्यूटन के सेकेंड लॉ से। तो उसके बाद हम बोले थे प्रूफ करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ को, किससे, न्यूटन के सेकेंड लॉ से। न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को प्रूफ करेंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, वो बोलता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स ना दे, यानी एक्सटर्नल फोर्स यानी कि हम फोर्स को क्या कर दे, जीरो कर दे, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। मतलब ये मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन से चलेगा, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और रेस्ट में है तो वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी। ठीक है, तो हम उसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करेंगे हम, कैसे प्रूफ करेंगे, हम यहां पर ले लेंगे क्या, फोर्स इक्वल टू जीरो हम ले लेंगे। क्यों लेंगे, जीरो न्यूटन, फोर्स को हम जीरो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमें प्रूफ करना है फर्स्ट लॉ को, और फर्स्ट लॉ में बोलता है एक्सटर्नल फोर्स अगर ना दे तो मतलब कि फोर्स वहां पर जीरो है। बात समझ में आई, तो फोर्स अगर हमारा जीरो होगा तो हम क्या जानते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पर फोर्स हमारा जीरो है, m, a क्या होता है, v माइनस यू बाय
टी, ये हमारा ए है ना, ठीक है। अब m को हम इधर भेजे तो क्या हुआ, 0 इक्वल टू v माइनस यू बाय टी हुआ ना। तो t को भी हम इधर भेजे तो ये t डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 0 से t मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, 0 इक्वल टू v माइनस यू हुआ, ठीक है। यहाँ पर u इधर जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में हुआ ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, v इक्वल टू u, यानी इनिशियल वेलोसिटी इक्वल है किसके, फाइनल वेलोसिटी के। मतलब ऑब्जेक्ट अगर मेरा 20 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है तो वो 20 किलोमीटर के स्पीड से जाएगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट लूप तो यही तो था, यानी कि हमारा प्रूव हो गया। अगर मेरा 20 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है तो वो 20 किलोमीटर के स्पीड से चलते जा रहा है, क्यों, क्योंकि हम वहां पे कोई फोर्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर वो v इक्वल टू 0 यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। क्यों, क्योंकि हम उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे हैं। बात समझ में आई। यहाँ पर हम प्रूफ भी कर दी, यानी कि ये टॉपिक भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चैप्टर हम लोग का खत्म होने के कगार पर है। यहाँ पर क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आहा, ये बहुत मजेदार है। इसको जब भी हम पढ़ाते हैं ना क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, तो वहां पर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को मारने के लिए दौड़ जाता है। उनको हम बताते हैं कि अगर आप एक व्यक्ति को एक गाल पे थप्पड़ मार रहे हो तो आपका हाथ पे भी उतना ही जोर से चोट लगेगा जितना उसके गाल पे लगेगा। बस वो लोग इतना ही सुनता है, इसके बाद वो लोग ट्राई करने के लिए दूसरे के ऊपर चल जाता है और उसके बाद एक दो को लग भी जाता है, उसके बाद बोलता है कि सर हमको तो चोट नहीं लगा। तो देखिए वहां पर क्या होता है कि उसका गाल जो है, क्या है, उसका गाल नाजुक है, उसका गाल नाजुक है, उसका चमड़ी क्या है, पतला। आपका हाथ जो होता है ये सख्त है, हाथ क्या है, सख्त है, हार्ड है। ये क्या करते हैं, इसको चोट तो लगता है, उतना ही लगता है, लेकिन ये अपने आप में एब्जॉर्ब करके शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लगता है ना तो लाल हो जाता है। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो आप दीवार को मारो, दीवार को मारो, जितना कस के आपको लगेगा उतना कस के दीवार को भी लगेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। अगर आप किसी तरह का एक्शन ले रहे हो तो उसका ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन मिलता है, ठीक है। ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ मेरा क्या बोलता है, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। बस मेरा इतना ही में न्यूटन का थर्ड लॉ जो है ना खत्म हो जाता है। लेकिन इसको थोड़ा आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करोगे क्या, आप लिखोगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एवरी, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि हर एक एक्शन जो है उसका ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन मिलता है, लेकिन किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। मान लीजिए हम अगर एक पंच दीवार को मारे तो दीवार भी एक पंच हमारे हाथ को मारेगा, ठीक है। ये होता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, ये बोलता है कि जो मोमेंटम है ना उसको ना ही आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका दो गाड़ी क्या हो रहा है, आपस में टकरा रहा है, दो गाड़ी क्या हो रहा है, आपस में टकरा रहा है, तो उनका जो इनिशियल मोमेंटम था वो किसके इक्वल होगा, उनके फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। क्या, मोमेंटम, उनका इनिशियल मोमेंटम जो है फाइनल मोमेंटम का इक्वल होगा, ठीक है। इसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो आप देखो, यहां पर मेरा इनिशियल, मान लीजिए हमारा कोई दो ऑब्जेक्ट है ये और ये, इसका मेरा इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1u1। देखिए आपका ये दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, आपका यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, इसका इनिशियल मोमेंटम मेरा क्या है, m1u1, और इसका फाइनल मोमेंटम मेरा क्या है, m1v1, ठीक है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट जो है इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, m2u2, और फाइनल मोमेंटम क्या है, m2v2, ठीक है। यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, जो इनिशियल मोमेंटम है वो मेरा फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, ठीक है। हम यहां पर प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो ऑब्जेक्ट वन का है, जो दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, इससे अगर टकरा रहा है तो इसका भी जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। हम तो ये जानते हैं, लेकिन कैसे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो इसका जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, m1v1 माइनस m1u1 बाय t होगा, ये इसका हुआ, और ये किसके इक्वल होगा, ये दूसरे वाले का, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, तो वो माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में होगा, यानी कि ये किसके इक्वल हुआ, माइनस में m2v2
माइनस m2 u2 हाँ u2 बाय p। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर t तो कैंसिल आउट हो गया है ना, तो यहाँ पर हम m1 भी दोनों जगह से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा v माइनस यू। छोड़िए कॉमन नहीं लेते, हम क्या किए m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल हुआ किसके m2, ये माइनस इंटू होगा तो प्लस होगा ना, तो हम इसको आगे लिख दे रहे हैं m2 u2, और ये माइनस इससे इंटू हुआ तो क्या हुआ माइनस हो गया m2 v2। ठीक है, अब ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस होगा, और ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल होगा किसके m1 u1 प्लस m2 u2। यानी ये देखिए ये फाइनल प्लस फाइनल, फाइनल ये फाइनल है ये भी फाइनल है, दोनों फाइनल वेलोसिटी सॉरी फाइनल मोमेंटम मिलके हमारा क्या बना रहा है टोटल फाइनल मोमेंटम बना रहा है, और ये दोनों इनिशियल मिलके क्या बना रहा है टोटल इनिशियल मोमेंटम बना रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया फाइनल मोमेंटम, यहाँ पर हमारा फाइनल मोमेंटम हमारा किसके इक्वल हो गया इनिशियल मोमेंटम के, किसके इनिशियल मोमेंटम के। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो गया। अगले क्लास में हम लोग लाएंगे न्यूमेरिकल। जिस तरह हमने पूरे चैप्टर को शॉर्ट में कम टाइम में आप लोगों को बताया, हमें पूरा विश्वास है कि एग्जाम टाइम में आप लोग इसका तुरंत स्टडी कर पाओगे, टाइम भी आपका बचेगा और पूरा पोर्शन भी आपका कंप्लीट होगा, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, शॉर्ट में बताए हैं लेकिन पूरा सटीक और पूरा डिटेल में बताएं। ठीक है, अब अगला जो वीडियो हमारा आएगा इस पे न्यूमेरिकल का आएगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के।